हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट का लास्ट टॉपिक है, पावर तक हम पढ़ चुके हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? इसके अनुसार जब भी एक तार के अंदर से करंट जब फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो टकराते हैं बीच में। जब टकराते हैं तो टकराने से गर्मी उत्पन्न होती है, हीट प्रोड्यूस होता है, उसी को अपन हीट एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी के लॉ के हिसाब से एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा कन्वर्ट होती है। तो जब भी घर में पंखा चलाते हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है और पंखा घूमता है। लेकिन उसके बाद भी कभी पंखा गर्म हो जाता है। पंखा गर्म होने का कारण ये है कि पूरी की पूरी एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं होती, कुछ जो बच जाती है वो हीट एनर्जी में बदल जाती है। और हर जगह यही काम होता है क्योंकि 100% एनर्जी जो होती है वो उसमें कन्वर्ट नहीं होती है। तो इसीलिए मोबाइल आप यूज़ करते हो, पंखा, मोटर देखोगे तो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है। तो इसी को अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, है ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, कोलाइड होते हैं, कोलाइड होने से टेम्परेचर रेज होता है, उसको अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। और इसके हिसाब से अब हीटिंग और करंट का क्या रिश्ता होता है, हीटिंग इफेक्ट में जिस तरह से अपन पढ़ते आए ना, तो वी और आई का क्या रिश्ता होता है, वैसे ही हीटिंग इफेक्ट और आई का क्या रिश्ता होता है, वो किससे रिलेट करता है कि अपन आई बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे तो आई एच कितना बढ़ेगा, तो उसको अपन जूल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जूल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। जिसके अनुसार तो एच होता है ना, एच हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। और दूसरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है ना। तो ये तीन इक्वेशन को जब अपन मिलाएंगे तो ये बन जाएगा H = आई स्क्वायर आर टी। तो ये हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है ना। अब इसको क्या है, अब इसको डिराइव करना है कहाँ से, वर्क डन से, क्योंकि जब भी करंट चलता है तो वर्क डन होता है। तो इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, वर्क डन से डिराइव करने की बात करें तो V = क्या होता है, V = होता है Q × V, ठीक है। अब Q आपको मालूम फार्मूला होता है, Q होता है आई टी और V होता है आई आर, ये आपको मालूम है। ये आपका ओम्स लॉ हो गया और ये आपका आया I = Q/T से, ठीक है ना। तो Q आप करोगे तो आई टी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, सब मल्टीपल में है, तो W = आई स्क्वायर आर टी हो गया। अब W जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट में, W को अपन हीटिंग इफेक्ट लिख सकते हैं, तो H = आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो ये जो फॉर्मूला हो गया ये जूल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि आई को अगर डबल करोगे, आई को 2 करोगे तो हीटिंग इफेक्ट 4 हो जाएगा। तो जैसे कैसे आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर मतलब 2 किया इसको तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, तो हीटिंग इफेक्ट 4 हो जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना टाइम बढ़ेगा, जितना देर तक बहता रहेगा करंट उतनी देर में टाइम बढ़ेगा। रेजिस्टेंस जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होगी। क्यों, तार में अगर एक आप घर में प्रेस जोड़ के रखते हो तो प्रेस तो बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन आपका जो करंट जो तार जा रहा है प्रेस तक वो गर्म क्यों नहीं होता, क्योंकि वो तार में जो होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है कॉपर के, और अंदर जो लगा होता है, अंदर क्या लगा होता है, इसके लिए क्या लगाना पड़ता है, इस चीज़ के लिए अपन को जो चीज़ यूज़ करनी है वो क्या यूज़ करनी पड़ती है, हीटिंग। जो अपने हीटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो बेसिकली अपन इसके नाम लेते हैं। तो पहला होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे आजकल, वो अब नहीं मिलते क्योंकि अब LED बल्ब डालने लगे हैं ना। वो ऐसे होते थे, इस तरह के होते थे, वो ऐसे होते थे। एक बल्ब के अंदर, बल्ब तो आपने देखा ही, बल्ब ऐसा होता है, ठीक है ना। उसके नीचे ये भी आपको मालूम है, कॉमन सा बल्ब में मिल जाएगा, यूँ ऐसे तरह करके। और उसमें यहाँ पे जो होता था, यहाँ पे इस तरह का फिलामेंट लगा होता था ऐसे। ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता था। टंगस्टन जो होता है हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो क्या, कोलाइडिंग बढ़ेगा। जब ज़्यादा टकराव बढ़ेगा तो गर्म हो जाता है, गर्म इतना होता था कि लाल हो जाता, लाइट
फेंकने लगता था, हीट और लाइट फेंकने लगता था, इससे घर में उजाला होता था। इसलिए बिजली भी बहुत ज़्यादा लगती थी। 60 वाट का बल्ब आता था मिनिमम, है ना। पहले वो आता था, ये आता है, उसके बाद हेलोजन जो लगे होते बड़े बड़े, इसमें कीड़े मर जाते थे, देखे होंगे, तो उसमें भी फिलामेंट लगा होता था, ठीक है ना। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये भी आजकल देखने को कम मिलता है, क्योंकि आज का एमसीबी ने इसको रिप्लेस कर दिया है। घरों में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा होता था, जिसमें तार लगा होता था कि जैसे ही करंट बढ़ेगा तो वो तार लो एमपी का होता था, लो मेल्टिंग पॉइंट का, आते ही करंट वो टूट जाता था, कनेक्शन तोड़ देता था। तो उससे क्या होता था, घर के आपके जो अप्लाइंसेस है वो डैमेज नहीं होते थे। आजकल इसको एमसीबी ने ले लिया है। एमसीबी जो होती है उस टाइम पे ट्रिप हो जाती है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ट्रिप कर जाती है। वो इस तरह का होता था, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखने को मिलेगा, आप देखना कोई इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें इस तरह का एक लगा होता है ग्लास, एक्सटेंशन में कहीं लगा होता है, कई चीज़ों में लगा होता है, उसमें बीच में एक तार ऐसा होता है ना। तो ये तार जितने का होगा, मान लो 5 एम्पियर करंट ले सकता है, तो 5 एम्पियर करंट के बाद ये कट के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बचेगा। जैसी ज़रूरत से ज़्यादा उसमें करंट या वोल्टेज आता है तो वो टूट जाता है, ठीक है ना, तो वो बचा रहता है आपका इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट जो हो गया, आपने हर अपने घर में भरपूर देखा होगा, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक आयरन, तो इसमें जो लगा होता है अंदर होता है नाइक्रोम लगा होता है। नाइक्रोम का वायर बना होता है, जो हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। जैसी इसमें बिजली जाती है तो जिस तरह टंगस्टन था उस तरह से नाइक्रोम है ना। नाइक्रोम किसका बना होता है, नाइक्रोम बना होता है 60% में निकल होता है, 12% क्रोमियम होता है, एमएन होता है, तो इससे मिलके नाइक्रोम बनता है। तो नाइक्रोम जो होता है हाई रेजिस्टेंस होता है। कभी भी आप देखोगे, कभी आपने प्रेस खोल के देखा हो, खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। गर्म क्यों होता है, इसी कारण गर्म होता है। घर में इलेक्ट्रिक हीटर होता है ना, सोल्डरिंग मशीन होती है, वो भी आप देखोगे तो वो क्यों गर्म होती है, इसलिए गर्म होती है ना। अब घर में खुद इसको इफेक्ट करके देख सकते हो कि घर में बहुत सारे अप्लाइंसेस है, तो इसको अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट्स बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कई सवाल आते हैं, वो सवाल अपन करेंगे अभी, है ना। तो इस प्रोसेस को हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं ना। तो जब भी बिजली के प्रवाह से जब करंट फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स कहलाता है। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं, 1-2 सवाल आपको मैं लिख के देता हूँ, करते हैं। चलो अब सवाल क्या है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। तो निकालना क्या है, पहले अपन वही कहानी करते हैं, गिवन और रिक्वायर्ड की क्या मांग रहा है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड सीरीज बात है, पहले ही बोलते हैं हीट प्रोड्यूस निकालना मतलब है H=I²RT। तो ये तो अपन को निकालना है, ठीक है ना। उसके अलावा अपन क्या क्या चाहिए, आई चाहिए, आर चाहिए, टी चाहिए। तो क्या क्या दिया है, देखो क्या दिया, हीट प्रोड्यूस्ड 9600 कूलम, मतलब इसमें क्या दिया है, क्यू दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। क्यू दिया है तो क्यू इज इक्वल टू क्या था, क्यू इज इक्वल टू अपन लिख लेंगे, क्यू इज इक्वल टू 96,000 कूलम, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वी दिया हुआ है 50 वोल्ट, और टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 60, मतलब इसको अपन चेंज करेंगे 60 × 60, तो ये जाएगा 3600 सेकेंड्स, है ना। इसको अपन यूज़ करेंगे। अब यूज़ कैसे करेंगे, अपन को आई निकालना है। अब आई के लिए हमारे पास क्यू दिया हुआ है, तो क्यू के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी लगेगा। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी अपन को कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 96,000 डिवाइडेड बाई 60 × 60 जो अपन यहाँ पे किया था। इसको जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारे को आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6, डिवाइड करोगे काट पीट के, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इसको तो 26.67 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड अब इंटू कर सकते हो, ठीक है। तो अपना यहाँ पे आई निकल गया, इसकी कहानी सॉल्व हो गई। अब अपन को क्या आर चाहिए, टी दिया हुआ आर चाहिए, तो आर निकालेंगे। आर कैसे निकालेंगे, यहीं आर निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर, ठीक है ना। अब वी अपन को कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और वो अपन को दिया हुआ है कहानी अपन निकाल चुके हैं, नहीं आर निकालना है, तो आर यहाँ लेंगे, आर इज बाई ये आई हो जाएगा, ठीक है ना, आई, क्योंकि अपन को आर, तो आई कितना है अपना, आई अपना है 26.67 एम्पियर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1.87 ओम्स, डिवाइड इंटू कर लेना, वो आपको आता है, ठीक है ना। ये कहानी आ गई। अब इसमें क्या हो गया, अब इसकी कहानी देखो, इसमें अपन को एच भी, आई भी मिल गया, आर भी मिल गया, टी अपन को मालूम है। तो अब क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे पुट कर देंगे, है ना। ये कहानी पुट करो, है ना। तो ये अपन गिवन अभी मिटा देते हैं,
है ना। गिवन मिटा के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है तो पुट कर देते हैं, इसमें सीधा सीधा पुट कर देते हैं। h इज टू आई कितना था 26.67 का स्क्वायर इंटू 1.87 इंटू 3600, ठीक है ना। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो अब सॉल्व कर लेना, ये आएगा 4, आंसर आएगा, इसको मैं इंटू का आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, 47884000 जूल, ठीक है ना। चाहो तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड बाई 1000 करोगे तो आंसर आ जाएगा 4788.4 किलो जूल जाएगा। तो ये आंसर तुम्हारा आ गया। हीटिंग इतना हीटिंग इफेक्ट जो है वो इतना हीट जो है प्रोड्यूस होगा 1 घंटे में, अगर 50 वोल्ट का हीट प्रोड्यूस करते हैं इतने कॉलम में, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल सॉल्व करना है, जो अपन को रिक्वायरमेंट चाहिए वो निकाल लो और डायरेक्ट आंसर में पुट कर दो। अब एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। चलो ये सवाल करते हैं। सवाल देखो अननोन वैल्यू के साथ किया हुआ है। तो क्या बोला, 2 कंडक्टिंग मटेरियल है ना, जिसका इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर है, आर फर्स्ट कनेक्टेड। उसको पहले सीरीज में कनेक्ट किया, उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट किया, तो उसके बाद सेम पोटेंशियल डिफरेंस में, तो उसके हीट का रेशियो क्या होगा। मतलब 2 connecting wires of the same material set of equal lengths and equal diameter are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of the heat produced in series and parallel. ये NCERT का सवाल है। तो पहले क्या करेंगे, पहले जब उसको सवाल 2 मटेरियल को एक साथ लगाया सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर x x है तो x प्लस x 2x हो जाएगा, तो R1 2x निकल जाएगा। अब हम लोग करंट चाहिए हीट के लिए, क्योंकि अपन क्या निकालना है H1/H2, मतलब H पहले का अपन I² RT पहले का निकालना पड़ेगा और दूसरे का I² 2RT निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले अपन को करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट I, अब इसके हिसाब से 2x होगा रेजिस्टेंस, करंट होता है I = V2x, तो I1 = V/2x, क्योंकि ये 2x है, R की वैल्यू, क्योंकि I = VR होता है, अपन को मालूम है I = VR, तो R की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब इसको क्या किया, अब इस फॉर्मूले को अपन ने इसमें रख दिया, किसमें रख दिया, I² RT में, H = I²1RT। तो I की वैल्यू क्या होगी, V/2x, तो यहाँ पे रख दिया I = V/2x का स्क्वायर इंटू 2x इंटू टी। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा V²/4h² इंटू 2x इंटू टी। जब करेंगे तो H1 = V² इंटू T/2x आ गया। तो ये अपना एक H1 आ गया, ठीक है ना, जिसका अपन H1 जो निकाले थे ये H1 आ गया। अब ये H2 निकालना है, तो इसके लिए क्या किया, उसके बाद उसको लगा दिया पैरेलल में। तो पैरेलल क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 दोनों को प्लस किया, तो जब सॉल्व करेंगे तो x/2 आ जाएगा। फॉर्मूला पैरेलल अपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो R2 = x/2 हो गया। अब करंट निकालेंगे तो x2 = V/, ये कैसे आया, V/x/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा ये तो 2/x हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी V × x, ठीक है। तो V × 2/x हो गया। अब इसको वही I² RT में रखा, I की वैल्यू ये हो गई, तो S2 = V × 2/x का स्क्वायर इंटू x/2 इंटू 2। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया तो V² × 4 × x इंटू T/x² इंटू 2। जब सॉल्व किया इसको तो V² × 2 इंटू T/x, अपने पास ये H2 आ गया। अब इसका और इसका रेशियो पूछा है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो H1/H2, तो H1 अपने पास क्या था, H1 अपने पास था V² × T/2x, है ना, और H2 था अपने पास V² × 2 इंटू T/x। इसको डिवाइड किया, ये ऊपर गया उल्टा हो गया, x इंटू एक्स बाई V² इंटू 2 इंटू टी। तो उसको जो सॉल्व किया तो ये आंसर आया V² इंटू T इंटू एक्स डिवाइड बाई 2x इंटू V² इंटू 2 इंटू टी। अब ये सब कुछ कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, है ना। सब कुछ जब कट जाएगा, क्या क्या कट जाएगा, V² कट गया, T कट गया, x कट गया, ठीक है ना। क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1:4। तो इन दोनों का बीच का जो हीट का रेजिस्टेंस था, जब उसको सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में लगाया, तो जिसका जो रेशियो आएगा वो H1:H2 = 1:4 का आएगा, ठीक है ना। ये NCERT का फॉर्मूला है, NCERT का सवाल है। और इस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह का सवाल कर लोगे तो बाकी हीट के सारे सवाल कर लोगे। इस सवाल के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया और आगे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ इजी कंसेप्ट के साथ, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, सब्सक्राइब करो, लोगों को दो, अपने दोस्तों को बताओ। चलो।